वी ऑल नो कि 2025 की जो एनिमे लाइनअप है वो काइंड ऑफ क्रेजी है। आई मीन जनवरी में ही फैन फेवरेट सोलो लेवलिंग की सीजन 2 आ रही है। देन साकामोटो डेज को हम कैसे भूल सकते हैं, जिसका फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मांगा ऑलरेडी हिट है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी एनिमे भी है जिसका सीजन 2 जनवरी के फर्स्ट हाफ में ही आ रहा है। और इस पर्टिकुलर एनिमे का सीजन 1 सोलो लेवलिंग से, जुजुत्सु काइसेन से एंड इवन दान से ज्यादा रेटेड है। क्या बात कर रहे हैं बाबा? जी हाँ, इसकी सीजन 1 2024 में आई थी, जिसके अंदर 24 एपिसोड्स हैं। एंड दिस इज नॉट योर टिपिकल शोनेन एनिमे, रादर समथिंग यूनिक। और भैया थ्रू आउट एनिमे की एनिमेशन भी एकदम टॉप क्वालिटी है। तो कौन से एनिमे की बात कर रहा हूं मैं? वेल, अब तक गेस नहीं कर पाए तो मैं बात कर रहा हूं द अपोथेकेरी डायरीज की। इस एनिमे को आप क्रंची रोल पे देख सकते हो, या जहां आपका मैंने वहां देख लो। अब मुझे क्रंची रोल वालों ने स्पॉन्सर किया नहीं आज तक, बट देखना जरूर, क्योंकि इस एनिमे का कॉन्सेप्ट काफी यूनिक है। एटलीस्ट मुझे यूनिक लगा। वैसे टेंशन मत लो, ये वीडियो स्टार्टर पैक है, तो स्टार्टर पैक वीडियो के अंदर मैं थोड़ी सी कहानी आपको बता के लुभाता जरूर हूं। और हाँ, सीजन 2 कुछ एक हफ्ते में आने वाली है, तो उससे पहले अगर सीजन 1 का रिकैप चाहिए तो इस वीडियो पे एक टारगेट सेट कर रहा हूं, 10K लाइक्स और 1K कमेंट का पूरा कर देना, तभी वो वीडियो आएगी। तो ये कहानी है माओ माओ नामक लड़की की, जो कि एक अपोथेकेरी है। अपोथेकेरी बोले तो ऐसा इंसान जो कि ड्रग्स एंड मेडिसिन वगैरह बनाता है और बेचता भी है। अब क्योंकि कहानी इंपेरियल चाइना वाले टाइम में है, मतलब जिस टाइम मिंग डायनेस्टी हुआ करती थी, तो यू कैन अज्यूम कि उस टाइम लोगों के अंदर हर्ब्स या फिर मेडिसिन या फिर ड्रग्स की नॉलेज उतनी ज्यादा नहीं होगी। एंड दिस एग्जैक्टली वाज द यूएसपी ऑफ माओ माओ, कि ड्रग्स बनाने में और उसे खुद पे एक्सपेरिमेंट करने में माओ माओ का कोई जवाब नहीं है। माओ माओ एक रेड लाइट वाले एरिया में अपने ड्रग्स वगैरह का काम करती थी, और एक दिन जब वो हर्ब्स वगैरह कलेक्ट कर रही थी तो कुछ किडनैपर्स आके उसे पकड़ लेते हैं। बेसिकली किडनैपर्स माओ माओ को राज दरबार में जाके बेच देते हैं, क्योंकि वहां जब माओ माओ काम करेगी तो जो सैलरी मिलेगा उसका कुछ हिस्सा किडनैपर्स को भी मिलेगा, क्योंकि वही तो माओ माओ को बेचे थे। बेच दिए, मतलब माओ माओ अब एक एम्परर के पैलेस में एज अ सर्वेंट काम करेगी। और सैलरी डिवीजन कैसे होगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया, इसीलिए किडनैपर्स बहुत बढ़ गए थे इस टाइम पे। अब यहाँ मैं आप पे कुछ इन्फो डंप करूंगा जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। सो पैलेस के अंदर एक सेपरेट सी जगह है जिसे एनिमे के अंदर द रियर पैलेस कहा गया है, और मांगा में इसे द इनर कोर्ट कहा गया है। जी हाँ, मैंने एनिमे भी सीजन 1 देख लिया है और मांगा से भी अपडेटेड हूँ। तो रियर पैलेस में एम्परर की कॉन्क्यूबाइंस रहती हैं। कॉन्क्यूबाइंस बोले तो ऐसी औरतें जो कि एम्परर की पत्नी तो नहीं है, लेकिन एम्परर इनके साथ भी समय बिताते हैं। किस तरह का समय वो आप समझ सकते हो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। तो कॉन्क्यूबाइंस का जो स्टेटस होता है वो एम्परर जितना तो नहीं है, इसीलिए वो मेन पैलेस में नहीं रह सकती। लेकिन फिर भी कॉन्क्यूबाइंस आर वेरी हाई स्टेटस, इसीलिए इन्हें एक अलग सा बड़ा जगह ही असाइन कर दिया गया है, जिसे अगेन आप रियर पैलेस कह सकते हो या फिर द इनर कोर्ट। अब कॉन्क्यूबाइंस का काम सिर्फ एम्परर को मजे देने का नहीं है, बल्कि एम्परर के औलाद को पैदा करने का भी है। तो क्योंकि रियर पैलेस में कॉन्क्यूबाइंस रहती हैं, तो उनकी देख रेख के लिए भी वहां कई लोग होते हैं, मतलब हजारों में सर्वेंट्स। अब ये मत समझना कि रियर पैलेस के अंदर कोई भी एंटर कर सकता है, ना ना। इनफैक्ट वहां तो मर्दों की एंट्री प्रोहिबिटेड है, मतलब मर्द के नाम पे एम्परर खुद आ सकते हैं, या फिर एम्परर के जो ब्लड रिलेटिव्स हैं वैसे मर्द आ सकते हैं। उनके अलावा कोई और मर्द अलाउड नहीं है। तो हाँ, यहाँ सिर्फ लेडीज रहती हैं जो कि कॉन्क्यूबाइंस की हेल्प करती हैं, उनका देख रेख करती हैं। और इनमें भी रैंकिंग सिस्टम है, मतलब बहुत नीचे लेवल पे भी है कुछ लेडीज, कुछ ऊपर लेवल पे हैं। रैंकिंग यूजुअली उनके नॉलेज एंड वर्क के अकॉर्डिंग होता है। वैसे एम्परर और उनके ब्लड लाइन के अलावा भी एक खास तरह के मर्द लोग हैं जो कि रियर पैलेस में आ सकते हैं, एंड दे आर यूनक्स। अब यूनक का मतलब क्या है, इसे डिक्शनरी में जाके देख लेना, EUNUCH। बट मुझे शॉर्ट में बताना हो तो ऐसे लोग जो कि अपना प्राइवेट ट्रेजर खो दिए हैं, इफ यू नो व्हाट आई मीन। अब मैं आपको ये सब बकवास इसलिए बता रहा हूं क्योंकि हमारी माओ माओ जो है वो रियर पैलेस में ही काम करती है, वो भी सबसे लोअर लेवल पे। जी हाँ, कपड़े धोना, सुखाना, यही सब उसका काम है। और इस लेवल पे यूजुअली जो लड़कियां काम करती हैं उन्हें पढ़ना लिखना तक नहीं आता, लेकिन अपनी माओ माओ तो लिटरली अपोथेकेरी है। अब माओ माओ चाहे तो वो थोड़ा हाई लेवल का जॉब यहाँ पे ले सकती है बाय रिवीलिंग कि उसे पढ़ना लिखना आता है, लेकिन माओ माओ ऐसा करना नहीं चाहती क्योंकि इससे उसकी पे बढ़ जाएगी, और उसकी पे बढ़ गई
तो वो जो किडनैपर्स उसे किडनैप करके लाए थे उन्हें भी बड़ा हिस्सा मिलेगा, मतलब दारू पीने के लिए ज्यादा पैसा। बताया था ना, पे का हिस्सा किडनैपर्स को भी मिलता है। या और हाँ, क्योंकि ये एम्परर की जगह है तो यहाँ गलती करने पे सजाए मौत भी हो सकती है, तो माओ के लिए लोएस्ट लेवल पे काम करना ही सबसे सेफ है। सो व्हाइल माओ वाज वर्किंग हियर, उसे पता चलता है कि एम्परर के अब तक 3 बच्चे हो चुके हैं जो कि फॉर सम रीजन सरवाइव नहीं किए, मतलब इनफैंसी में ही उन बच्चों को कुछ बीमारी हो गई एंड दे डिड नॉट मेक इट। सो या वी कैन से कि कॉन्क्यूबाइन से जो भी प्रिंस या प्रिंसेसेस का जन्म हो रहा है वो कुछ ही दिन में खत्म हो जा रहे हैं। तो ऐसा आखिर हो क्यों रहा है? अब करंटली एम्परर को 2 कॉन्क्यूबाइन से 2 बच्चे हैं, एक 3 मंथ का प्रिंस और एक 6 मंथ की प्रिंसेस। और ये 2 बच्चे भी फिलहाल बहुत ज्यादा बीमार हैं, देख के लग रहा है बचने के आसार कम हैं। तो इसीलिए लोग मान रहे थे और रूमर फैल रहा था कि भैया एम्परर की जो फैमिली है वो काइंड ऑफ कर्स्ड है, तभी तो बच्चे खत्म हो रहे हैं। अब यहाँ मैं तुम्हें थोड़ी सी इंटरनल पॉलिटिक्स बता देता हूं। तो क्योंकि करंट एम्परर अभी तक मैरिड नहीं है, तो यहाँ जो 2 कॉन्क्यूबाइंस है वो बहुत ज्यादा पावरफुल हैं। एक का नाम है लिहुआ जिसे प्रिंस हुआ है, और क्योंकि लिहुआ का बच्चा लड़का है तो लिहुआ इज मोर पावरफुल। हाँ, ये वो जमाना है जब लड़का हो गया तो समझो बल्ले बल्ले। अब दूसरी कॉन्क्यूबाइन है ग्योकुयो जिसकी 6 महीने की बेटी है, और एम्परर यूजुअली ग्योकुयो को ज्यादा फेवर करते हैं, ऑल्दो लिहुआ ज्यादा पावरफुल है। हर माओ बीइंग एन अपोथेकेरी वो श्योर थी कि यहाँ कोई कर्स नहीं है बल्कि किसी तरह की बीमारी है या फिर जेनेटिक कुछ इशू होगा, इसलिए वो इन कॉन्क्यूबाइंस को उनके बच्चे को चुपके से देखने जाती है और एक ही झलक में वो पता लगा लेती है कि कोई कर्स वर्स नहीं है। वो जो बेबी पाउडर बच्चों को लगाया जाता है ना, वो काइंड ऑफ टॉक्सिक है जिससे वो मर रहे हैं। अब माओ डायरेक्टली ये बात किसी को नहीं बता सकती थी वरना उसकी आइडेंटिटी आउट हो जाती, इसीलिए वो फ्लावर्स में 2 नोट्स बांध के तैयार करती है और दोनों कॉन्क्यूबाइंस के पास छोड़ देती है। नोट में यही लिखा था कि टॉक्सिक पाउडर लगाना बंद करो, अब बच्चे ठीक हो जाएंगे। तो हाँ, फ्लावर में लिपटे ये दोनों नोट्स दोनों कॉन्क्यूबाइंस तक पहुंच जाती है, जहां लिहुआ नोट को देखती है और इग्नोर कर देती है। वहीं ग्योकुयो नोट में जो लिखा था उसे ढंग से फॉलो करती है। बस फिर होना क्या था, 6 महीने वाली जो प्रिंसेस थी वो बच जाती है, लेकिन 3 मंथ ओल्ड प्रिंस सर्वाइव नहीं कर पाता। अब ग्योकुयो को पता करना था कि आखिर ये नोट किसने लिखा, बिकॉज इट वॉज वेरी हेल्पफुल। ये पता करने का काम वो यहाँ के मैनेजर को देती है जिसका नाम था जिनशी, और जिनशी इज लाइक सुपर हैंडसम। सभी लड़कियां उस पे मरती हैं, ऑल्दो यहाँ काम कर रहा है तो यूनक होगा वो। और इज ही ए यूनक या फिर इसका कोई राज है, मुझे पता है, बताऊंगा नहीं मैं अभी। जो भी हो, सुपर स्मार्ट जिनशी तुरंत पता लगा लेता है कि ये नोट माओ लिखी थी, उसी को सिर्फ पढ़ना लिखना आता था, और वो ये भी पता कर लेता है कि माओ एक्चुअली में अपोथेकेरी है। अब ग्योकुओ को जब ये पता चलता है कि माओ उसकी हेल्प करी है, तो वो ना सिर्फ माओ को थैंक यू कहती है बल्कि वो माओ को अपनी न्यू लेडी इन वेटिंग बना देती है। लेडी इन वेटिंग बोले तो वो खास लेडीज जो कि ग्योकुओ के आसपास रहेंगी और इंश्योर करेंगी कि भैया अपनी कॉन्क्यूबाइन एकदम सही से टेकन केयर ऑफ है, सेफ है। अब क्योंकि माओ ड्रग्स और मेडिसिन में बहुत अच्छी थी, तो उसे ड्रग्स बनाने का और ड्रग टेस्ट करने का काम दिया जाता है। मतलब कॉन्क्यूबाइन जो होते हैं उनके कई दुश्मन होते हैं जो उन्हें पॉइजन करने की अक्सर कोशिश करते हैं, कभी खाना में मिला के, कभी पानी में मिला के, वगैरह वगैरह। ऐसे में ग्योकुओ तक जो भी पहुंचेगा बीट फूड, तो उसे पहले माओ चखेगी। नाउ द इंटरेस्टिंग पार्ट इज कि माओ इतनी स्मार्ट है कि वो सूंघ के बता देती है कि भैया इस सामान के अंदर क्या मिलाया गया है, कौन सा जहर है। इनफैक्ट 90% ऑफ पॉइजन तो माओ पे असर ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि याद है ना कि वो ड्रग्स वगैरह का टेस्ट अपने ही शरीर पे करती थी, तो उसका बॉडी अब रेजिस्टेंट हो गया है पॉइजन से। सो यस, माओ इज सेट फॉर हर न्यू अमेजिंग जॉब, जहां उसे बनाने हैं ड्रग्स, मेडिसिन एंड पता नहीं क्या क्या। साथ ही अपनी कॉन्क्यूबाइन ग्योकुओ को सेफ भी रखना है ड्रग्स वगैरह टेस्ट करके। बट ये इतना आसान नहीं रहने वाला है, क्योंकि हर एक एपिसोड के अंदर एक नया चैलेंज आता है, कुछ तो नया होता है और वो मिस्ट्री सॉल्व करनी होती है। बाय द वे, यहां मैंने ज्यादा कुछ आपको रिवील नहीं किया है, बस पहले 2 एपिसोड्स की कहानी को बताया है ताकि आपका इंटरेस्ट जाग जाए। एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से कि कहानी आगे और भी ज्यादा अच्छी होती जाती है। ऐसे ही इसकी रेटिंग डान और सोलो लेवलिंग से बेटर नहीं है। एक बार आप इस एनिमे को स्टार्ट कर दो, मैं गारंटी लेता हूं 24 एपिसोड से पहले आप रुक नहीं पाओगे। कोई पैसे नहीं दे रहा मुझे बोलने के लिए, मेरे साथ ऐसा हुआ इसलिए बता रहा हूं। तो हाँ, इससे पहले द अपोथेकेरी डायरीज का सीजन 2 आ जाए, जाओ और सीजन 1 देख लो। वैसे मेरे हिसाब से सीजन 2 10 या 11 तारीख को आ रहा है, जनवरी में ही। क्या मतलब, शोनेन नहीं है तो नहीं देखूंगा, अच्छी चीज रिकमेंड कर रहा हूं, जाओ चुपचाप देख लो, ठीक है? ज्यादा बहस मत करो मेरे से।
तो बस यही थी आज की स्टार्टर पैक वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है, जो कि है 10 के लाइक्स और 1 के कमेंट, तो सीजन 2 आने से पहले मैं सीजन 1 का रीकैप आप तक लेके आऊंगा। लेकिन टारगेट कंप्लीट होगा तो ही, इसलिए जल्दी से वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, दोस्तों से भी लाइक करवाओ और कमेंट भी करना, 1 के कमेंट्स भी करने हैं। साथ ही चैनल पे नए हो तो हमें सब्सक्राइब भी कर देना। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।